हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे साहित्य दर्पण प्रथम परिच्छेद, जो कि ग्रेजुएशन जो है बीए सेमेस्टर 4 में जो है प्रथम पेपर में पढ़ना है। तो साहित्य दर्पण के लेखक जो है कवि विश्वनाथ कविराज का जो है परिचय देखेंगे, उनके बारे में जो है जानेंगे। ठीक है, पहले तो बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। साहित्य रूपी सागर के कर्णधार, इनको जो है साहित्य रूपी कर्णधार यानी कि साहित्य रूपी सागर के कर्णधार कवि सुक्ति रत्नाकर तथा अष्टादश भाषावार विलासिनी भुजंग आदि उपाधियों से विभूषित जो है कविराज ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में काव्य शास्त्र के विषयों को बहुत सरलता से अभिव्यक्त किया है। ठीक है, अर्थात ये जो है कह रहा है, यानी कि उनको जो है कविराज विश्वनाथ जी को क्या क्या नामों से विभूषित किया गया है, तो सागर के कर्णधार, कवि सुक्ति रत्नाकर, अष्टादश भाषा, अर्थात ये जो है अष्टादश भाषा यानी कि 18 भाषा का उनके पास जो था ज्ञान था। किनके पास? तो कविराज विश्वनाथ के पास। ठीक है, ये जो है साहित्य दर्पण में काव्य शास्त्र के विषयों को जो है बहुत सरलता से जो है समझाने का प्रयास किया है। इनके ग्रंथ साहित्य दर्पण ने अपनी सरलता, बोधगम्यता तथा व्यापकता के कारण बहुत यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त की है। ठीक है, इन ग्रंथ में जो है काव्य के सभी तत्वों का विवेचन किया गया है। किसमें? तो साहित्य दर्पण जो है इसमें जो है काव्य का जो है काव्य के सभी तत्व का जो है विवेचन किया गया है। ठीक है, इस ग्रंथ में श्रव्य काव्यों के पूर्ण विवरण के साथ साथ दृश्य काव्य रूपकों की विभिन्न विशेषताओं और भेदों का भी विस्तृत वितरण किया गया है। ये दृश्य काव्य क्या होता है, रूपक क्या होता है, ये सब तो आप लोग जो है सेमेस्टर 3 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और साहित्य दर्पण में भी आगे पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें जो है श्रव्य काव्य यानी कि श्रव्य काव्यों के पूर्ण विवरण के साथ साथ क्या, तो रूपक काव्य, अलंकार, ये सब के बारे में जो है बहुत सरलता से जो है विस्तृत किया गया है। विश्वनाथ ने इस ग्रंथ की रचना करने में जो है प्राचीन अलंकारियों को का जो है बहुत अनुकरण किया, यानी कि सब जो पहले जो लिखे हैं बुक, उसका जो है प्राचीन यानी कि पहले जो बुक लिखा गया है साहित्य दर्पण ऐसा, उनका जो है प्राचीन अलंकारियों का जो है बहुत बहुत कुछ अनुकरण किया है। ठीक है, यानी कि देखकर जो है, तथापि उनकी अपनी निष्ठा है। ठीक है, उनकी जो है अपनी निष्ठा है। वाक्य रसात्मक काव्यम, अर्थात क्या निष्ठा है, वो जो है निष्ठा क्या है उनका, तो वाक्य रसात्मक काव्यम कहकर उन्होंने काव्य का जो है मौलिक क्षण जो है प्रतिपादित किया। ठीक है, अगर हम देखें वाक्य रसात्मक काव्यम, तो वो इसके अनुसार कहना चाह रहे हैं कि रस की पर यानी कि कहना चाह रहे हैं उनके अनुसार जिसमें रस की प्रधानता होगी काव्य वही होगा। ठीक है, जहां जो है रस की प्रधानता होगी वहीं जो है काव्य होगा, जिस वाक्य में जो है रस प्रधानता होगा। ठीक है, और दूसरा नहीं। ठीक है, यानी कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, उनके अनुसार जहां रस की प्रधानता होगी यानी कि जिस काव्य में रस होगा वही जो है काव्य होगा, दूसरा नहीं। ठीक है, किसके अनुसार? तो ये कविराज विश्वनाथ। ठीक है, इसके विपरीत विश्वनाथ ने काव्य शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र के दूरह विषयों को भी सरलता तथा स्पष्टता से यानी कि अभिव्यक्त किया है। ठीक है, आगे देखिए, ये जो है हम लोग देखे उनका जो है मूल परिचय यहाँ पे
आगे देखते हैं, विश्वनाथ का जीवन वृत्त तथा समय उनका क्या था। तो विश्वनाथ का जो है, विश्वनाथ ने अपने ग्रंथों में अपना स्वल्प यानी कि परिचय दिया है। इस परिचय से इस परिचय से यह विदित होता है कि वे उत्कल के किसी प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। ठीक है। विश्वनाथ के पितामह का नाम नारायण था। क्या था विश्वनाथ के पिता का नाम? नारायण था। नारायण स्वयं भी महान विद्वान थे और उन्होंने अलंकार शास्त्र पर एक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। यहाँ पे जो है वही श्लोक के माध्यम से जो है बताया गया है। तत्प्राण तत्वम मास्मदबद्ध प्रपितामह सहृदय गोष्ठी कवि पंडित मुख्य श्री नारायण पाद्य उक्तम। अर्थात यहाँ पे जो है नारायण यानी कि कहना चाह रहा है कि उस विश्वनाथ के पितामह का क्या नाम था? तो नारायण था और वो महान थे। ठीक है। महान विद्वान थे और उन्होंने कहीं कई अलंकार शास्त्र पर जो है एक ग्रंथ लिखा। आगे है, विश्वनाथ के पिता का नाम जो है चंद्रशेखर था। ठीक है। विश्वनाथ के जो है पिता का यानी कि उनके दादाजी विश्वनाथ के परम पिता का नाम क्या था? नारायण था। और उनके पिताजी का नाम क्या था? तो चंद्रशेखर था। ठीक है। साहित्य दर्पण के अंत में इनका उल्लेख है। चंद्रशेखर भी उत्तम कवि और विद्वान थे। इन दो ग्रंथों पुष्पमाला और भाषा यानी कि भाषार्णवन के जो है उल्लेख विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में किया है। ठीक है। अपने पिता के अनेक यानी कि ये जो है इनके पिता का नाम जो है चंद्रशेखर था और उनके पिता भी बहुत महान थे। इन दो ग्रंथों का जो है पुष्पमाला और भाषा वर्ण का उल्लेख विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में किया है, जो उनके पिताजी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। अपने पिता के अनेक श्लोकों को भी इन्होंने साहित्य दर्पण में क्या किया था? उद्धत किया था यानी कि लिखा था। ठीक है। वही जो है यहाँ पे श्लोक के माध्यम से भी बताया गया है। श्री चंद्रशेखर महाकवि चंद्र सुनु श्री विश्वनाथ कविराज कितम प्रबंधम साहित्य दर्पणम सुधियो विलोक्य साहित्य तत्वमखिलम सुखमेव वित्तम। अर्थात जो है ये बता रहे हैं कि साहित्य दर्पण में जो उदित किया है यानी कि श्री चंद्रशेखर जो है उनके पिता का नाम था। किनके पिता का नाम? तो विश्वनाथ कविराज कृतम। और वो जो है अपने साहित्य दर्पण में है उनका उल्लेख किया है, उनके श्लोकों का भी उल्लेख किया है। ठीक है। और उनके पिता का जो है दो ग्रंथ मिलता है, पुष्पमाला और भाषावन। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इतना ही है कि उनके पिता का नाम था चंद्रशेखर और साहित्य वो भी बहुत जो है विद्वान थे। ठीक है। चंद्रशेखर भी उत्तम और महान कवि थे। ठीक है। आगे देखिए, विश्वनाथ कविराज और अलंकारिक दोनों थे। विश्वनाथ जो है कविराज और अलंकारिक दोनों थे। संभवतः कवि पहले और अलंकारिक बाद में ठीक है हुए वो। ठीक है। कवि पहले हुए और अलंकारिक बाद में हुए। विश्वनाथ कविराज प्रणीत काव्य जो है काव्य प्रकाश दर्पण की यह उक्ति यह दर्शाती है कि इनके पिता और पितामह कलिंग देश के जो है उत्तराधिकारी थे। ठीक है। काव्य प्रदर्शन दर्पणम यानी कि ये जो है दर्शा रहा है ये युक्ति। कौन युक्ति? तो यदाहु श्री कलिंग भूमंडला खंडल महाराज यानी कि महाराजाधिराज श्री नरसिंह देव सभायाम धर्म दत्तम देव सभायाम धर्म दत्तम अस्थगयंत अस्मत् पितामह श्री नारायण पदा। अर्थात ये जो है उक्ति दिया गया है विश्वनाथ कविराज प्रणीत जो है काव्य पर यानी कि काव्य प्रकाश दर्पण ठीक है में जो है यह श्लोक। ठीक है। इससे जो है युक्ति से जो है पता चलता है कि इनके पितामह कलिंग देश के उत्तराधिकारी थे। ठीक है। विश्वनाथ ने अपने पिता को महापात्र चतुर्दश भाषा विलासिनी भुजंग यानी कि 14 भाषा ठीक है
कविश्वर तथा संधि विग्रह इन विशेषणों से विभूषित किया है। ठीक है, इस नाम से। इनमें से इनके पिता श्री चंद्रशेखर और विश्वनाथ कविराज महापात्र और संधि जो है विग्रहिक दोनों है। ठीक है, संधि विग्रहिक उस मंत्री को कहते हैं जो अन्य राजा के साथ क्या, तो यानी कि व्यवहार्य नीति का निर्णय करे और संधि या विग्रह कराए। ठीक है, किसको कहते हैं संधि विग्रह, यानी कि ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि इनमें से इनके पिता श्री चंद्रशेखर और विश्वनाथ कविराज जो है महापात्र और संधि विग्रह दोनों थे। ठीक है, संधि विग्रह ही उस मंत्री को कहते हैं जो अन्य राजा के साथ व्यवहार यानी कि व्यवहारता नीति का निर्णय करे। ठीक है, ये जो है एक मंत्री पद है जो राजा का जो है क्या, तो अन्य राजा के साथ संधि या विग्रह कराए। वर्तमान समय में इसको जो है फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं अभी फिलहाल में। ठीक है, साहित्य दर्पण के पदों से यह विदित है कि विश्वनाथ वैष्णव मत अनुयायी थे। इस मत के प्रति उनकी आस्था का प्रमाण साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में काव्य प्रयोजन की व्याख्या तथा ग्रंथ के अंतिम श्लोक में मिलते हैं। यहाँ पे जो है श्लोक दिया गया है और आगे हम लोग पढ़ेंगे साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में, तो इस पे जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे देखिए विश्वनाथ का समय। विश्वनाथ जो है साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ के समय के विषय में अधिक विवाद नहीं है। साहित्य दर्पण के चतुर्थ परिच्छेद में जो है अस्फुट गुणी भूत व्यंग्य के उदाहरण में जो है पद दिया गया है, संधव सर्व स्वहरणम विग्रहे प्राण निग्रह अल्लावदीन निपतौ न संधीर्न च विग्रह। अर्थात अल्लाउद्दीन जो है नामक यवन राज। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है प्राण निग्रह, अर्थात अलाउद्दीन नामक जो है यवन राज के साथ संधि करने पर धन का यानी कि हरण होता है। ठीक है ना, लिखा हुआ संधव स्वर हरण, यानी कि जो है धन का जो है हरण होता है, सर्वहरण। ठीक है, विग्रहे पर निगृह, अर्थात अलाउद्दीन नामक यवन राज के साथ संधि करने पर धन का जो है हरण होता है, युद्ध करने पर प्राणों का जो है नाश होता है, अतः उसके साथ न संधि ठीक है और न युद्ध। ये जो है श्लोक जो है कहा गया है, ये श्लोक में ऐसा। ठीक है, यानी कि संध स्वर यानी कि संध सर्व स्वहरण विग्रहे प्राण निग्रह अल्लावदीन निपतौ न संधीर्न च विग्रह। अर्थात अलाउद्दीन नामक यवन राज के साथ संधि करने पर धन का हरण होता है, युद्ध करने पर यह प्राणों का नाश होता है, अतः उसके साथ न संधि ठीक है और न ही युद्ध। इसके आधार पर जो है यह प्रमाणित होता है कि विश्वनाथ अलाउद्दीन के जो है पश्चात हुए। ठीक है, ये जो है साहित्य दर्पण का जो है श्लोक है, अर्थात ये साहित्य दर्पण का ऐसा यानी कि श्लोक है, तो इसका मतलब है कि इसके यानी कि विश्वनाथ के जो है जन्म होने से पहले जो है ये जो है अलाउद्दीन जो है आ चुके थे, इसलिए उनको जो है अलाउद्दीन पर जो है लिखने का जो है यह श्लोक मौका मिला। ठीक है, तो इसके आधार पर जो है कहा जा सकता है कि इसके आधार पर विश्वनाथ अलाउद्दीन के पश्चात हुए। अलाउद्दीन का समय जो है 1296 से 1316 के मध्य माना जाता है, अतः विश्वनाथ का समय 1300 ईस्वी के पश्चात होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा देखिए यहाँ पे साहित्य दर्पण की एक जो है हस्तलिखित पांडुलिपि जम्मू से प्राप्त हुई है, जो कि 1384 ईस्वी में प्रतिलिपि की गई है, अतः विश्वनाथ 1384 से पहले ही हुए होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है 1384 है, यानी कि विश्वनाथ जो है 1384 से पहले ही हुए होंगे। विश्वनाथ ने निश्चय अलंकार के उदाहरण के रूप में गीत गोविंद के एक पद को उद्धृत किया है। जयदेव का समय 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है, अतः विश्वनाथ जयदेव के बाद हुए होंगे। ठीक है, ये सब जो है अपना अपना तर्क दिया है। विश्वनाथ ने नैस्त चरितम का जो है श्लोक उद्धृत किया है। श्री हर्ष का समय जो है 1200 से 1250 ईस्वी है। ठीक है, ये सब बतलाया गया है। ठीक है,
विश्वनाथ के रूप रुयक के अलंकार सर्वस्व का बहुत अनुसरण किया। रुयक का समय जो है यानी कि 1200 शताब्दी के मध्य माना जाता है, अतः विश्वनाथ का समय 1300 शताब्दी के मध्य भाग के पश्चात होना चाहिए। ये सब अपना मत है, ठीक है। काव्य प्रकाश, देखिए काव्य प्रकाश की दीपिका टीका के रचयिता विश्वनाथ के पितामह के अनुज थे। यह टीका जो है 1250 ईस्वी में लिखी गई है। काव्य प्रकाश की दीपिका टीका के रचयिता विश्वनाथ के पितामह के अनुज थे, यानी कि उनके दादाजी के छोटे भाई थे, ठीक है। यह टीका जो है 1250 ईस्वी में लिखी गई है, अतः विश्वनाथ का समय 1300 से 1384 के मध्य मानना जो है तर्क संगत होगा, ठीक है। यानी कि कब माने तो 1300 से 1384 ईस्वी पूर्व जो है विश्वनाथ का जो है समय, ठीक है। विश्वनाथ की रचनाएं, विश्वनाथ ने प्रचुर मात्रा में जो है साहित्य का सृजन किया। इनकी प्रसिद्धि रचना साहित्य दर्पण है, प्रसिद्ध रचना साहित्य दर्पण है। साहित्य शास्त्र पर लिखा गया यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। विश्वनाथ केवल काव्य शास्त्र के आचार्य नहीं थे, अपितु श्रेष्ठ कवि भी थे। साहित्य दर्पण के जो है यानी कि उदाहरणों से उनके काव्य का बोध होता है, ठीक है। उनका जो है जिनका विवरण इस प्रकार है, यानी कि राघव विलास महाकाव्य, कुवल या स्वचरित, यानी कि प्रभावती, चंद्रकला, ये सब जो है था, ठीक है। ये जो है 7-8 यहाँ पे दिया गया है। नरसिंह विजय, ठीक है। साहित्य दर्पण, देखिए अब साहित्य दर्पण की तरफ बढ़ते हैं। साहित्य दर्पण एक विशाल ग्रंथ है, ठीक है। ये जो है बहुत विशाल ग्रंथ है। इसमें काव्य के सभी तत्व को जो है अंगों का यानी जो है विस्तार से विवेचना की गई है। साहित्य दर्पण में कुल कितने परिच्छेद हैं तो 10 परिच्छेद हैं, ठीक है। साहित्य दर्पण में कितने तो 10 परिच्छेद है। ये 10 परिच्छेद में विभक्त है। इसमें काव्य के सभी तत्व को जो है सरलता से जो है समझाया गया है। विश्वनाथ ने इस ग्रंथ को जो है 3 भागों में लिखा है, कारिका, वृत्त और उदाहरण, ठीक है। अगर कोई पूछ देगा कि साहित्य दर्पण जो है कितने भागों में विभक्त है तो 3 भागों में, कारिका, वृत्त और उदाहरण, ठीक है। विश्वनाथ ने अधिकांश उदाहरण प्राचीन काव्यों से लिए हैं, उधर बताए थे। आखिरकार कविराज विश्वनाथ भी कहीं से जो है लिखे हैं, ठीक है, यानी कि लेके, तो यानी कि उन्होंने उदाहरण प्राचीन काव्यों से ज्यादातर लिए हैं। कुछ उदाहरण उनकी स्वयं की रचनाओं में उद्यत तथा कुछ उनके पिता तथा प्रतिमाह के ग्रंथों से अवतरित है, ठीक है। अब जो है हम लोग देख लेते हैं 10 परिच्छेद में क्या क्या बतलाया गया है। तो प्रथम परिच्छेद में जो है, पहले परिच्छेद में मंगलाचरण के बाद जो है काव्य के प्रयोजन को बताया गया है। यहाँ पे दिया गया है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, ठीक है। ये जो है श्लोक हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, ये जब विस्तार से पढ़ेंगे तब। यहाँ पर जो है ये प्रथम परिच्छेद जो है मंगलाचरण दिया गया है प्रथम परिच्छेद में, ठीक है। और काव्य को जो है प्रयोजन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तब पश्चात मम्मट आदि प्राचीन आचार्यों के काव्य के लक्षण का खंडन करके विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हुए वाक्य रसात्मक काव्यम, इस लक्षण का जो है प्रतिपादन किया, ठीक है। अंत में काव्य के दोष, गुण, अलंकार आदि का जो है काव्य के साथ संबंध का विवेचन किया है, ठीक है। ये सब जो है प्रथम परिच्छेद में किया गया, ठीक है, बतलाया गया है। देखिए द्वितीय परिच्छेद में जो है शब्द, अर्थ तथा शब्द शक्तियों, अमिधा, लक्षणा और व्यंजना के स्वरूप तथा भेद का विवेचन किया गया है। मम्मट की आलोचना के साथ साथ जो है, साथ ही जो है विश्वनाथ ने यानी कि तात्पर्य, वृत्ति तथा तात्पर्यार्थ का भी वर्णन किया है, ठीक है। ये सब का वर्णन द्वितीय परिच्छेद में मिलता है। तृतीय परिच्छेद में मुख्य रूप से रस प्रतिपादन किया गया है। तृतीय परिच्छेद में जो है रस प्रतिपादित किया गया है। विश्वनाथ ने जो है नाट्य विश्वनाथ जो है नाट्य शास्त्र के रस सूत्र की व्याख्या की है, ठीक है। तदंतर विभावों के स्वरूप, नायक के भेद, उनके गुणों का वर्णन किया गया है। अनुभावों, सात्विक भावों, ये सब का जो है वर्णन तृतीय परिच्छेद में मिलता है। चतुर्थ परिच्छेद में, चौथे परिच्छेद में विश्वनाथ ने काव्य के भेद, ध्वनि तथा गुणी भूतभंग के स्वरूप का जो है भेद का जो है इसके बारे में विवेचन किया है, ठीक है। पंचम परिच्छेद में जो है, पांचवें परिच्छेद में व्यंजना वृत्ति की स्थापना की है, ठीक है। विश्वनाथ ने रस
यानी कि रचनावृत्ति की नई उद्भावना की है। उनका मानना है कि व्यंग्यमय अर्थात यानी कि व्यंग्यमय अर्थ का बोध कराने वाली व्यंजनावृत्ति जब रस को अभिव्यक्त करती है तो यह रचनावृत्ति कहलाती है। ये सब जो है पंचम परिच्छेद में पढ़ने को मिलेगा। छठा परिच्छेद में जो है सर्वप्रथम रूपक के 10 भेद के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद रूपक के उपरूपक, ठीक है, इसका जो है इस प्रकार इस प्रकरण में जो है विश्वनाथ ने 10 रूपक का जो है अनुकरण किया है। ठीक है, इसके बाद श्रव्य काव्य के भेद, ठीक है, विशद वर्णन यानी कि वर्णन किया गया है। यानी कि श्रव्य काव्य के भेद के जो है विविध भेदों का जो है वर्णन किया गया है। सप्तम या जो ये जो है छठा परिच्छेद में पढ़ेंगे और सप्तम परिच्छेद में जो है यानी कि 7वें परिच्छेद में दोषों का वर्णन किया गया है। यानी कि वो दोस्त नहीं, ठीक है, ये यहाँ पे दूसरा काव्य का दोस्त, ठीक है, दोस्त यानी दोषों का यहाँ पे वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है पदगत यानी कि पदगत दोष यानी कि पदासंगत दोष, वाक्यगत दोष, अर्थगत दोष तथा रस दोष, ठीक है, तथा अंत में अलंकार दोष का निरूपण किया गया है। अष्टम परिच्छेद में जो है 8वें परिच्छेद में गुणों का विवेचन करते हुए माधुर्य, ओज, प्रसाद 3 गुण का जो है विवेचन किया गया है। नवम परिच्छेद में इस परिच्छेद में रीतियों का वर्णन विवेचन किया गया है। ठीक है, रीति के भेदों प्रभेदों की विस्तृत व्याख्या करते हुए 4 रीतियां, ठीक है, वैधवी, वैधर्वी, गौड़ी, लाटी और यानी कि वैधर्वी, गौड़ी, लाटी और पांचाली रीति का जो है विस्तार से विवेचन किया गया है। 10वें परिच्छेद में जो है इस परिच्छेद में अलंकारों का विवेचन किया गया है। विश्वनाथ ने 7 शब्दालंकारों तथा 75 अर्थालंकारों का विवेचन किया है। साथ ही इनके इनके जो है भेद प्रभेद, उनमें जो है उनके मिश्रण तथा सृष्टि यानी कि संसृष्टि और शंकर का भी जो है वर्णन किया है। अब देख लेते हैं यहाँ पे साहित्य दर्पण पर जो है कुछ टीका लिखा गया है। टीका, ठीक है, यहाँ पे साहित्य दर्पण अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। इस पर निम्नलिखित टीकाएं लिखा गया है। ठीक है, कौन कौन टीका लिखा गया अभी तक वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, लोचन टीका, साहित्य दर्पण की इस टीका की रचना विश्वनाथ के पुत्र अनंत दास ने की है। यह संक्षिप्त तथा प्रसंगाकुल है। यह प्रकाशित हो चुकी है। विस्तृत यानी कि विवृत टीका, इस टीका को रामचरण तर्क यानी कि तर्कवागीस ने 1701 ईस्वी में लिखा था। यह विस्तृत रूप में जो है लिखी गई है। इसका प्रकाश हो चुका है यानी कि प्रकाशन हो चुका है। टिप्पण लिखा यानी कि टिप्पण टीका, यह जो है टीका श्री गोपीनाथ द्वारा रचित है, परंतु यह अभी प्रकाशित नहीं हो सकी है। विज्ञ प्रिया टीका, यह टीका माहेश्वर भट्ट द्वारा रचित है। यह टीका प्रकाशित हो चुकी है। यह विस्तृत तथा विद्वत यानी कि विद्वतापूर्ण है। ठीक है, साहित्य दर्पण जो है अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। इस पर अनेक टीकाएं लिखी जा चुकी है। ठीक है, इसमें डॉक्टर पीवी कारण, आचार्य कृष्ण मोहन शास्त्री, डॉक्टर सत्यवंशी, डॉक्टर निरूपण विद्वान आदि अत्यंत लोकप्रिय जो है। ठीक है, और साहित्य दर्पण का जो है ये हम आज जो है छोटा सा जो है किस चैप्टर में क्या पढ़ा जाएगा, किस परिच्छेद में क्या पढ़ा जाएगा, उसके बारे में जो है बात किए हैं। आज जो है साहित्य दर्पण के जो है लेखक विश्वनाथ कविराज के बारे में जो है पढ़े हैं, उनका जीवन परिचय जाने हैं, किस परिच्छेद में क्या पढ़ा जाएगा वो पढ़े हैं। ठीक है, अगर देखते हैं तो साहित्य यानी कि साहित्य रूपी आईना, ठीक है, समाज का आईना जो है साहित्य दर्पण को कहा जाता है। आज आगे जो है पढ़ेंगे तो और जो है इसमें रुचि बढ़ेगा। ठीक है, और ये जो है सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे हम लोग, जो दिया गया है सेमेस्टर 4 में पेपर 1 में। ठीक है, यानी कि सेमेस्टर 4 का जो है पेपर कौन सा चल रहा है, पेपर जो है 5 होगा। ठीक है, उसी के अनुसार 6 से 7 भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सेमेस्टर 4 का। ठीक है, तो बढ़ते हैं यानी कि मिलते हैं अगले क्लास में। कल पढ़ेंगे साहित्य दर्पण का जो है पूर्ण रूप से विवेचन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप लोग आगे का क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर कर दे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।